तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 7th का एनसीईआरटी साइंस से जो अध्याय 5 है, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अध्याय 5 है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। दिया गया है अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, ध्यान देंगे, अपने दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं, तो नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी 5.1 में लिखिए। यहाँ दिया गया है जो अपने दैनिक जीवन में हम लोग जो है नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके को खाए होंगे या चखे होंगे। तो इसमें दिया गया है जो सारणी 5.1 जो दिया गया है उसमें सूचीबद्ध किया गया है और दिया गया है जिसका स्वाद कैसा होता है उनको यहाँ पर बताने के लिए। यहाँ दिया गया है जो आप यहाँ देखिए 5.1 दिया गया है जिसमें बोला है 5.1 में आप सूचीबद्ध कीजिए जो नींबू का रस का स्वाद कैसा होता है, संतरे का कैसा होता है, सिरकी का कैसा होता है, ईटीसी दिया गया है। यहाँ दिया गया है जो आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। ठीक है, स्वाद चखने पर यानी कि उसको हम चखेंगे, ठीक है, तो कोई इसमें खट्टा लगेगा, कुछ कड़वा लगेगा, कुछ मीठा, कुछ नमकीन होगा। यहाँ दिया गया आगे कि क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए चख सकता हूँ? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। यहाँ दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है जो क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद करने के लिए चख सकता हूँ? नहीं। स्वाद ज्ञात करने के लिए हम नहीं चख सकते, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से समझ नहीं लेते हैं तब तक हम उनको नहीं चख सकते। हो सकता है वह पॉइजन हो, ठीक है, जब तक पूरी जानकारी न हो तब तक हम किसी चीज़ को या किसी पदार्थ को न स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है अम्ल और क्षारक। यहाँ दिया है दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ध्यान देंगे कि दही, नींबू, ठीक है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ अगर खट्टा लगे तो हम समझ जाएंगे यह क्या है, एसिड है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होता है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है जो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ध्यान देंगे, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। फिर आगे दिया गया है जो ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछता है किसी भी कंपटीशन में जो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। ठीक है, और उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। फिर आगे दिया गया है एसिड शब्द की उत्पत्ति, यानी प्रश्न उठता है जो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एसिड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ध्यान देंगे इस बात पर, जो लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल क्या होते हैं, प्राकृतिक अम्ल होते हैं। यानी जो खट्टा है तो इन पदार्थों में जो पाए जाने वाले अम्ल के प्राकृतिक को क्या कहते हैं, उसमें प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, खाने का सोडा जिसे हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। इस बात को ध्यान देना है आपको, जो खाने का सोडा को क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, यानी कि जिसे हम खाने वाला सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जिसका नाम एक और नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं और खाने का सोडा भी कहते हैं। यह कैसा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा है, यदि नहीं तो उसका स्वाद कैसा है। अब दिया गया है यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा है या कैसा है, खट्टा नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है। ध्यान देंगे इस बात पर, तो क्या इसका स्वाद भी खट्टा है, यदि नहीं तो उसका स्वाद कैसा है, क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इसमें कोई अम्ल नहीं है। अगर कोई भी पदार्थ अगर हम चखते हैं, स्वाद लेते हैं, अगर वो खट्टा नहीं लगता है तो उसका मतलब समझ जाएंगे जो उसमें अम्ल नहीं है। अगर खट्टा लगे तो उसमें क्या है, अम्ल है। तो यहाँ पर दिया गया इसका स्वाद कड़वा है, इसका स्वाद कैसा है, तो कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रख दे तो यह साबुन जैसा क्या होता है, चिकना लगता है। यहाँ दिया गया है अगर हम बेकिंग सोडा को उसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रख दे तो साबुन जैसा क्या लगता है, चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है
और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। तो अम्ल का परिभाषा ऐसे भी बोल सकते हैं हम, वैसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो, जिनका स्वाद खट्टा हो उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जिनका स्वाद कड़वा हो या तीखा हो और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हो उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। और क्षारक का जो प्रकृति होता है वह कैसा होता है? तो क्षारकीय होता है। ध्यान देंगे, क्षारक का प्रकृति कैसा होता है? तो क्षारकीय होता है। और अम्ल का प्रकृति कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट दिया गया है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते है तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? अगर यहाँ दिया गया है, अगर हम किसी पदार्थ को नहीं चखेंगे तो उसकी प्रकृति हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि चखेंगे तभी हमको पता चलेगा कोई पदार्थ की यह अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन देखकर हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय होता है या फिर क्षारकीय? ठीक है, तो इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। यहाँ पर दिया गया सूचक। तो इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ यानी कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार का पता जो है किसी विशेष पदार्थ के उपयोग करके यानी परीक्षण करके करते हैं। ध्यान देंगे इस बात पर, किसके क्या करके? परीक्षण करके। परीक्षण करके हम पता कर सकते हैं कि ये पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षारीय, तो उसे क्या कहते हैं? तो सूचक कहते हैं। यानी सूचक के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ध्यान देंगे, सूचक जो होता है उनको जब हम अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ में मिलाएंगे तो उनका रंग बदल जाएगा। ठीक है, तो उनका रंग बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम पता कर सकते हैं कि अम्लीय या क्षारीय है। लेकिन रंग बदल जाएगा तो किस प्रकार का रंग होगा देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। यानी कि कुछ यहाँ पर दिया गया है, कुछ ऐसे भी सूचक होता है जो प्राकृतिक रूप में होता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे होता है जो मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा बनाया होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। कौन कौन? तो हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। तो कई बार इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया है, जो प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए। तो प्राकृतिक सूचक हो गया आपका हल्दी, लिटमस, गुड़हल और पंखुड़ियाँ। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, क्या आप जानते हैं अम्ल का नाम किसमें पाया जाता है? यानी कि कुछ अम्ल का नाम दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का बार बार पूछा जाता है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल आपको सिरका में पाया जाता है। ऐसे परीक्षा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो चींटी का डंक, जो लाल चींटी होता है ना, लाल चींटी, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल यानी कि नींबू, नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दही, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान देंगे, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंवला में और सिट्रस फल में, जिसमें विटामिन सी। आंवला में कौन सा अम्ल रहता है? तो विटामिन सी। इसी बात पर भी ध्यान देना है। टार्टरिक अम्ल, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जितना भी दिया गया है एनसीईआरटी का के साइंस में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। जितना भी अम्ल ऊपर में जितना बताया गया है सब प्रकृति में पाए जाते हैं। फिर आगे दिया गया है, क्षारक किसमें पाया जाता है? ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारक हो गया। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? तो चूने के पानी में पाया जाता है। चूने के पानी में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? तो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जितने भी मार्जक होते हैं
उसमें क्या पाया जाता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, तो साबुन में पाया जाता है। ध्यान देंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, तो साबुन में पाया जाता है। जो साबुन का हम इस्तेमाल करते हैं नहाने में या कपड़ा साफ करने में, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम दूधिया मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशियम को कहते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में, दूधिया मैग्नीशियम, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। क्या है, प्राकृतिक रंजक। सबसे समान रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। ध्यान देंगे, सबसे समान रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या होता है, लिटमस है। इसे लाइकेनो से निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि लिटमस को जो है किससे निष्कर्षित करते हैं, तो लाइकेन। लाइकेन को क्या कहते हैं, साइकिल भी कहते हैं। ध्यान देंगे, लाइकेनो को क्या कहते हैं, तो साइकिल कहते हैं। आसुत जल में इसका रंग नीलसुन होता है। आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में जो है इसका रंग कैसा होता है, तो नीलसुन होता है। ध्यान देंगे इस बात पर। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। अम्लीय विलयन में मिलाने पर क्या होता है, यह लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है लिटमस एक जो प्राकृतिक रंजक होता है, ये प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस है। इससे जो है ये लिटमस आपका हो गया, इससे क्या करते हैं, तो लाइकेनो से निष्कर्षित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साइक कहते हैं। इससे किससे निष्कर्षित करते हैं, तो लाइकेनो से, जो चित्र 501 में ए में दिखाया गया है। आसुत जल जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, तो आसुत जल में इसका रंग कैसा हो जाता है, मौन यानी नीलसुन होता है। ध्यान देंगे, जो लिटमस को जो है आसुत जल में देते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो नीलसुन हो जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में, यानी जब उसको लिटमस को किसको, तो लिटमस को जो है अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इस बात पर जो आपको ध्यान देना है कि जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है, और अम्लीय विलयन में मिलाने पर क्या हो जाता है, तो लाल हो जाता है। यानी कि लिटमस को अगर हम अम्लीय विलयन में रखें, मिलाएंगे, ये कैसा हो जाएगा, ये लाल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाने पर यह कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। और लिटमस को क्षारीय विलयन में मिलाने पर यह क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टी के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में क्या होता है, उपलब्ध होता है। ये किस लिटमस पत्र में उपलब्ध होता है, तो लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में क्या होता है, उपलब्ध होता है। जैसे चित्र 501 बी में दिया गया, देख लीजिए यहाँ पर। ये हो गया यही आपका लाइकेन जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। ठीक है, ये आपका हो गया लाइकेन जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। बी में देख लीजिए यहाँ पर लाल और नीला लिटमस, क्या है, लाल और नीला लिटमस। अब यहाँ प्रश्न उठता है, अम्ल जो है, इस प्रकार इसको समझ सकते हैं, अम्ल जो है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल क्या करता है, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है। क्षार क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका उदासीन विलयन। अब उदासीन विलयन किसे कहते हैं, तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उदासीन विलयन किसे कहते हैं, वैसे विलयन, ध्यान देंगे, वैसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, यानी कोई प्रभाव नहीं उससे प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। तो उदासीन विलयन में ऐसे पदार्थ न तो क्या होते हैं, अम्लीय होता है, और न ही क्या होते हैं, क्षारीय होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होता है, तो उसे क्या समझेंगे हम लोग, उदासीन विलयन का समझेंगे। और वैसे पदार्थ न तो अम्लीय होता है और न ही क्या होता है, क्षारीय होता है। ध्यान देंगे, ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है। फिर अगला पॉइंट है, हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है, यानी कि
प्राकृतिक सूचक कौन सा हो गया आपका? हल्दी हो गया। ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए, तो हल्दी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी वाला चैप्टर में बताया जा चुका है। तो हल्दी क्या हो गया आपका? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका हो गया, यहाँ देख लीजिए, दिया गया है कि अब मैं समझ गया कि मेरी सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। यानी कि हल्दी का दाग जो है वो साबुन से धोने पर क्या हो गया है? लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। साबुन का विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कर रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते। क्यों? खाने के सोडे का विलयन बनाकर क्या करेंगे? उसका परीक्षण करेंगे। सो बताया गया है। अगला पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया आपका? चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी 5.5 में लिखिए। बोलता है इसमें अम्ल का नाम दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और लिटमस पत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा? हल्दी के पत्र पर प्रभाव क्या पड़ेगा? गुड़हल के पुष्प के सूचक के प्रभाव क्या पड़ेगा? इनको बोला है सारणी में दर्शाने के लिए। अब यहाँ दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? उदासीनीकरण किसे कहते हैं? हमने पढ़ा है कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस को क्या करता है? वो लाल कर देता है। और क्षार का क्या काम है? क्षार का काम जो लाल लिटमस को क्या करता है? वो नीला कर देता है। ध्यान देंगे, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? वो नीला कर देता है। क्षार का काम है लाल लिटमस को नीला कर देना। अब यह देखिए कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे क्या कहते हैं? फिनॉल पथेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल पथेलिन। ठीक है, अगला पॉइंट है, किसी परख नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए, इसका रंग नोट कीजिए। फिनॉल प्थेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। ठीक है, आप प्रयोग करके देख रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है। जो 2-3 बूंद अम्ल में क्या कीजिए? मिलाइए। और परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परख नली को क्या कीजिए? फिर धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर क्या कीजिए? हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग न आ जाए। अब इसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। ठीक है, क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन क्या होता है? पुनः गुलाबी हो जाता है। ध्यान देंगे, जो अगर फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद को मिलाएंगे तो रंग में परिवर्तन होता है, यानी कि विलयन क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। किस प्रकार का? देखिए, गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फोथेनिन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह क्या हो जाता है? रंगीन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है यानी क्षारीय होता है तो फिनोल्फोथेलिन गुलाबी रंग देता है, और जब विलयन अम्लीय होता है तो वह कैसा हो जाता है? तो रंगीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। और जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार और रिपीट कर देते हैं कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। और जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय, यानी कि
अगर उचित मात्रा में मिलाएंगे तो उसकी प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, यानी कि उन पर कोई असर नहीं पड़ता, वो गायब हो जाती है। लुप्त मतलब वहां से गायब हो जाती है उनकी प्रकृति। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय। जब इनकी प्रकृति जो लुप्त हो जाएगी तो वह विलयन जो है, विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रणाली को स्पर्श करिए, आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, इस बात पर ध्यान देना है। जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया में क्या करती है, सदैव यानी सदा ही क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण बढ़ता है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर आगे दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है, इससे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब नया पदार्थ निर्मित यानी कि निर्माण होता है जो उसे क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं। लवण अम्लीय क्षारकीय उदासीन प्रकृति का हो सकता है, यानी दिया गया है लवण जो होता है वो अम्लीय क्षारकीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तथा इस प्रकरण में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल बनते हैं। यानी जब ही उदासीनीकरण हो जाएगी तो इसमें क्या, कौन चीज का निर्माण होगा, उसमें लवण और जल का निर्माण होगा। क्या चीज का निर्माण होगा, तो लवण और जल। एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है लवण और जल का निर्माण होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या, किसका निर्माण होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। फिर आगे दिया गया है, क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित है? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह क्या हो जाती है, अम्ल वर्षा कहलाती है। तो वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो अम्ल वर्षा कहलाती है। तो वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आते हैं, तो वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो है वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो अम्ल वर्षा भवन, ऐतिहासिक इमारतों, पौधे और जंतु को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जो अम्ल वर्षा जो होता है वो किस कारण से होता है, तो वर्षा जल अम्लीय कब हो जाता है, यहाँ पर दिया गया है कि वर्षा जल जो है वो अम्लीय हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि वर्षा जल जो है अम्लीय कब हो जाता है, किस प्रकार होता है, कैसा होता है। तो वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वर्षा जल में, यानी तीनों गैस जो है वर्षा जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इस प्रकार क्या होता है, वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार वर्षा का जल जो है अम्लीय वर्षा के रूप में वर्षा होती है। ठीक है। और यह अम्ल वर्षा जो होती है वह भवन, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्या करते हैं, वो क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता रहता है। जो अम्ल वर्षा किन किन अम्ल के मिश्रण से बनता है, तो ये आपका हो गया कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिक्सचर से क्या होता है, अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। और कार्बोनिक अम्ल भी दिया गया, कहीं कहीं के ज्यादातर पूछता है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से, और कार्बोनिक अम्ल रहेगा उसको भी ध्यान देना है। ठीक है। इस प्रकार हम अम्ल वर्षा के बारे में जान सकते हैं, जो अम्ल वर्षा का निर्माण किस प्रकार होता है। अगला पॉइंट है जो अम्ल और क्षार, यहाँ पर दिया गया है अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार से लवण और क्या होता है, जल का निर्माण होता है। उष्मा क्या होती है, इसमें निर्मुक्त होती है, उष्मा का निर्माण होता है। ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl के, कहीं कहीं पर आपको HCl दिया रहेगा, समझ जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका NaOH, क्या हो गया, NaOH, जिससे किसका निर्माण हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, जल
H2O और क्या हो रही है, ऊष्मा मुक्त हो रही है, यानी कि अम्ल और क्षार। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका क्या हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका हो गया अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया आपका क्षार। दोनों को अभिक्रिया कराने से क्या बन गया है, लवण, जो NaCl हो गया, NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड, और जल हो गया आपका, ठीक है, और उसमें क्या हो रही है, निर्मुक्त हो रही है। तो बूझो ने चूने के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा या अथवा ठंडा। यहाँ दिया गया सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, सोडा। अगला पॉइंट दिया गया है, जो दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के क्या क्या उदाहरण है, दिया गया है अपाचन, अपाचन। हमारे आमाशय में, ध्यान देंगे, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं, यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करते हैं। ध्यान देंगे, जो आमाशय में क्या पाया जाता है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में क्या करते हैं, हम लोग को सहायता प्रदान करता है, ठीक है, यह भोजन के पाचन में क्या करते हैं, तो हमारी सहायता करता है। और एक चीज और ध्यान देना है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बहुत बड़ा योगदान है, एक तो हो गया आपको पाचन में हमारी सहायता करता है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके साथ कुछ जीवाणु भी जो है, बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है, जब वो अंदर जाता है तो वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है, तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो उदासीन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो अपच हो जाता है, जिसका सही ढंग से पाचन नहीं हो पाता है, तो क्या होता है, अपाचन से काफी कष्टदायक होता है, कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है जो बहुत ही हानिकारक साबित होता है। तो उसको जो है दूर करने के लिए क्या करते हैं, कोई प्रति अम्ल, ठीक है, यानी एंटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। उनका तोड़ तो कोई होना चाहिए, तो वही अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं, तो दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। जब चींटी काटती है तो हमारे त्वचा में क्या करता है, वह अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा, नमीयुक्त खाने का सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मल कर क्या करते हैं, उदासीन किया जा सकता है, जिसमें क्या रहता है, जिंक कार्बोनेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, यानी कि रासायनिक उर्वरक का जो है अत्यधिक उपयोग से, यहाँ पे मृदा का मतलब हो गया मिट्टी, तो रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करने से क्या हो जाता है, हमारा मिट्टी अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है, अम्लीय। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों यानी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। यानी कहने का मतलब यह दिया गया है, जो अगर हमारी मिट्टी जो है रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा क्या हो जाता है, अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय, यानी कि यदि हमारी मिट्टी जो है अधिक अम्लीय या अधिक क्षारकीय हो, तो पेड़ पौधों के में जो वृद्धि है तो सही ढंग से नहीं हो पाती है, सही ढंग से नहीं हो पाती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यानी दिया गया है पॉइंट कि जब मृदा यानी जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो, जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे कैसे दूर करेंगे, उसे बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं CaO, या बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जैसे क्षारकों से क्या करते हैं, उसको उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो, अगला पॉइंट हो गया, यदि मृदा क्षारकीय हो तो क्या करेंगे। इससे पहले था कि यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो, तो अत्यधिक अम्ल हो तो क्या करेंगे, तो बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसको क्या करेंगे, सही करेंगे। यदि मृदा क्षारकीय हो तो कैसे करेंगे, यदि मृदा क्षारकीय हो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ आपका हो गया कंपोस्ट, जिसे हम खाद कहते हैं। तो मृदा में क्या होते हैं, अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसको क्षारकीय प्रकृति को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है, जब मृदा क्षारकीय हो तो क्या करेंगे, तो जब मृदा अगर क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, और जैव पदार्थ को हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। जैव पदार्थ को क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद दे करके हम क्या करेंगे, उसको उदासीन कर देंगे। ठीक है, ये दिया गया है जो जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं यानी उत्पन्न करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को क्या कर देता है, उदासीन करता है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, मिट्टी का उपचार करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कारखानों का अपशिष्ट। कारखानों का अपशिष्ट, कारखानों का अपशिष्ट दिया गया है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो कारखानों का अपशिष्ट हम किस प्रकार करेंगे, अनेक कारखानों के अपशिष्ट, जिसे हम कचरा कहते हैं, अपशिष्ट को क्या कहते हैं, कचरा कहते हैं। तो अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। अम्लीय पदार्थ क्या होते हैं, तो मिश्रित होते हैं। तो यदि ऐसे अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों या नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को क्या होते हैं, अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह दिया गया है, जो अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, ये सब जानते हैं जो अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही अगर हम नदियों में या जलाशयों में अगर बहने देंगे यानी विसर्जित किया जाए तो क्या होगा, उसमें रहने वाले जितने भी जलीय प्राणी है या जलीय पौधे हैं सब क्या हो सकता है, तो ये नष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, तो नष्ट हो सकता है। तो उनको दूर कैसे करेंगे, तो उनको दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो कारखानों के अपशिष्टों को जो है जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से, यानी कि कारखानों के जितने भी अपशिष्ट है उनको जो है जलाशयों या नदियों में बहने से पहले जो है उनको क्षारकीय पदार्थ मिलाकर क्या करेंगे, उदासीन करेंगे। इस प्रकार हम उसको क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आपने क्या सीखा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टे होते हैं। लेकिन क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। ध्यान देंगे, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, और क्षार स्वाद में कड़वा होता है, तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। किसका, क्षार का स्पर्श कैसा होता है, साबुन जैसा होता है। अगला पॉइंट है अम्ल जो है, अम्ल वो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का क्या काम है, तो नीले लिटमस को लाल करना, और क्षार का काम है लाल लिटमस को नीला कर देना। क्षार क्या करता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट है कि वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय, तो उसे क्या कहते हैं, तो वे पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय, उसे क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो लवण और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट दिया गया है ऐसे पदार्थों की विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। यानी सूचक के द्वारा हम अम्ल क्षार को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बना स्वाद लिए हुए पहचान सकते हैं। किसके द्वारा, सूचक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल और क्षारक एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। यानी कि अम्ल और क्षारक जो है एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। यानी लवण क्या होते हैं, तो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।